नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। सम्राट चौधरी ने आज राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और सत्ता की कमान अब बीजेपी के हाथों में साफ तौर पर नजर आ रही है। उनके साथ विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाकर जेडीयू ने भी संतुलन साधने की कोशिश की है। लेकिन असली कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, बल्कि उस नए राजनीतिक समीकरण की है जो बिहार में बन रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़कर बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ निशांत कुमार का सत्ता से दूरी बनाना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये लंबी राजनीति की तैयारी है या मौका गंवाना? इसी बीच विज्ञापन में नीतीश कुमार की तस्वीर गायब होने पर रोहिणी आचार्य का हमला, एनडीए के अंदर पावर बैलेंस और डिप्टी सीएम 1 और 2 का नया फॉर्मूला, ये सब मिलकर बिहार की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। तो क्या बिहार में सच में मोदी नीतीश मॉडल जिसको लेकर सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं वो चलेगा, या अब पूरी तरह बीजेपी का दौर शुरू हो चुका है? क्या निशांत कुमार भविष्य की तैयारी कर रहे हैं और क्या नीतीश कुमार अब भी पर्दे के पीछे सबसे बड़े खिलाड़ी हैं? यही होंगे आज के चर्चा के बड़े सवाल। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वस्त जी। सर, सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा भी की, सुरक्षा भी बढ़ाई गई। अपने पहले बयान में उन्होंने साफ किया कि बिहार में मोदी नीतीश मॉडल पर काम होगा। क्या सम्राट चौधरी का लीडरशिप बिहार में नया मॉडल बना पाएगा या पुरानी रणनीति ही जारी रहेगी? देखिए, सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे वो नीतीश मॉडल पे काम नहीं करेंगे। ये जदयू की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी भले ही ये बार-बार कहा जा रहा हो कि वो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में नई सरकार काम करेगी, लेकिन बीजेपी के काम करने की अपनी जो कार्यशैली है और खासकर सम्राट चौधरी का जो व्यक्तित्व है, वो नीतीश मॉडल से अलग हट के जाएंगे। अभी आपने जो विज्ञापन वाली बात कही, जहां से नीतीश कुमार की तस्वीर हटाई गई, आगे योजनाओं का नाम भी क्या, जो पूर्ववर्ती सरकार में जिस योजना का नाम था, नामकरण भी उसका अलग हो जाए, या उस योजनाओं में कुछ बदलाव भी हो, और उसके बाद योजना जब पूरी हो रही हो तो उस योजना का श्रेय कहीं बीजेपी अपने हिस्से में न ले ले। ये सारी बातें हैं और इन सभी बातों के साथ जदयू के लिए जोखिम जुड़ा है, क्योंकि जिन योजनाओं की बात नीतीश कुमार करते थे, नीतीश मॉडल का मतलब क्या है? नीतीश मॉडल का मतलब नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय पार्ट 3 जो इस सरकार में लागू होना था वही है। उसमें बदलाव हो जाए तो यानी कि नीतीश कुमार की पहचान खत्म हो जाएगी। तो ये तो नया मुख्यमंत्री, नई सरकार, इसका मतलब ही है कि वो नीतीश मॉडल पे काम नहीं करेगी। और अब सबसे बड़ी जो अड़चन ये है मंत्रिमंडल का विस्तार, कि मंत्रिमंडल अब मान लेते हैं कि एक मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम बने, कम से कम दोनों तरफ से 4-5 और मंत्री भी बनाए जा सकते थे, तो अब तक वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। तो ये भी एक सवाल है कि अब कौन सा विमर्श और बकाया रह गया जिसके कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। तो अंदर खाने में जदयू और बीजेपी और स्वयं बीजेपी और जदयू अपने अपने पार्टियों में भी उन लोगों के बीच में एक रस्साकसी है, आपस में भी है और पार्टी के अंदर भी है। इन्हीं में उलझ के लगता है। और उसके साथ साथ जो बंगाल चुनाव, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो व्यस्तता, इसके कारण लगता है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हो पाया है। लेकिन नई सरकार जो है वो अपने तरीके से काम करेगी। वो पुराने सरकार या जितनी आसानी से नीतीश कुमार कह रहे हैं या जितनी आसानी से बीजेपी वाले कह रहे हैं, वो उस तरीके से काम नहीं हो पाएगी। उसका तो परीक्षण कुछ ही दिनों बाद हो जाएगा शराबबंदी के मसले को लेकर के। कई लोग ऐसे हैं, कई नेता हैं जो दबे जुबाने कहते हैं कि शराबबंदी हटने चाहिए। बीजेपी के भी कई नेता थे जो दबे जुबाने कहते थे, अब उनकी अपनी सरकार आ गई है, तो शराबबंदी कानून को लेकर के क्या होगा ये अब कुछ ही महीने बाद पता चल जाएगा। तो ये नए सरकार का जो पूरा कलेवर है वो बिल्कुल नया रहेगा। और हाँ, एक बात जरूर है कि उनकी जो राजनीति है वो नीतीश कुमार के सहारे होगी। नीतीश कुमार के सहारे का मतलब यह है कि नीतीश कुमार के जो जातिगत समीकरण है
उसी समीकरण को फॉलो बीजेपी करेगी ताकि उस पे अपना पकड़ बना सके। तो यही 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 कारण है कि बीजेपी बार-बार नीतीश कुमार का मार्गदर्शन या नीतीश कुमार को सम्मान देने की बात करती है। क्योंकि उनकी बिल्कुल। नज़र, उनकी जो सियासी ज़मीन है बीजेपी की, वो ओबीसी समाज में कैसे बढ़े, अति पिछड़ी समाज में कैसे बढ़े, तो यहीं पे वो नीतीश कुमार का सम्मान दे रही है और यही उनके मार्गदर्शन वाली शब्दावली का एक अर्थ है। हम्म। लेकिन जो कार्यशैली होगी, वो अपने ही तरीके से होगी। हम्म। सर, जी। सीएम को लेकर एक वक्त के बाद तो ऐसा पिक्चर क्लियर होना शुरू हो गया था, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, लगातार अलग अलग नाम आ रहे थे। एक तो विजय चौधरी का नाम बना हुआ था, लेकिन उनके अलावा एक और नाम को लेकर कभी निशांत कुमार का नाम आ रहा था। फिर कल ये चर्चा अचानक होने लगी कि विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो अब फिलहाल नई सरकार में विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। जेडीयू ने बीजेपी की तरह डिप्टी सीएम 2 का फॉर्मूला जो है वो अपनाया है, जिसमें विजय चौधरी को प्रमुख भूमिका और विजेंद्र यादव को सपोर्टिंग भूमिका में देखा जा रहा है। ये संतुलन अनुभव और जातीय समीकरण दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो क्या 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला सरकार को मजबूत करेगा या अंदरूनी पावर बैलेंस की चुनौती और बढ़ाएगा? देखिए, 2 डिप्टी सीएम का फ़ॉर्मूला तो जदयू का अपना फ़ॉर्मूला है। अगर जदयू चाहे तो 1 डिप्टी सीएम बना सकती थी, निशांत कुमार को बना सकती थी। तो ये जदयू का अपना एक जातिगत जो समीकरण है, उसमें साधने का एक सीमा तक रह कर के प्रयास है। क्योंकि दोनों में से कोई अति पिछड़ी जाति के तो है नहीं। हाँ, यादव हैं, विजेंद्र यादव यादव हैं, लेकिन जो जदयू का मूल जनाधार है, वो जो गैर यादव ओबीसी और ईबीसी है, तो उसका प्रतिनिधित्व तो इन्हें कोई कर नहीं रहा है। ये सवाल बहुत बड़ी बात है कि जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उसमें से कोई लवकुश समीकरण का व्यक्ति नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार की इच्छा के अनुसार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जदयू खेमे में तो कोई लवकुश समीकरण का डिप्टी सीएम नहीं बन पाया। तो इसका कारण ये है कि लंबे समय तक जो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनने की जो बात चल रही थी, जहां तक जानकारी है मेरी, निशांत कुमार ने खुद ही डिप्टी सीएम बनने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने 7 महीने तक पार्टी को समझेंगे, संगठन को समझेंगे। और इसके कई पहलू हैं, जैसे कि 2 डिप्टी सीएम का मतलब ये होता है कि चलिए निशांत कुमार अगर यहाँ पे आते भी हैं, तो 2 डिप्टी सीएम का मतलब ये है कि निशांत कुमार सरकार में जदयू कोटे से भी बहुत प्रमुखता से नहीं रह पाए। निशांत कुमार की तरह एक और पद, एक और नेता, तो निशांत कुमार की वो जगह होनी चाहिए जो सर्वोपरि है, क्योंकि उनको अपनी सरकार, अपने हिस्से की सरकार या कम से कम अपनी पार्टी संभालनी है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आए और अचानक मंत्री बन गए, उनको लेकर के जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, तो वो निशांत कुमार भी नहीं चाहते थे कि उनको लेकर के भी हुआ, कि नीतीश कुमार के बेटा जैसे ही आए वैसे ही नई सरकार बनी और डिप्टी सीएम हो गए। वो भी अभी तक न एमएलसी है न विधायक हैं, तो वो भी एक तरीके से इस क्लेम से बचना चाह रहे थे। लेकिन जो मुख्य सवाल आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्या ये एक रणनीति है कि वो पार्टी को समझें या फिर एक अवसर है जो उसको चूक रहे हैं, तो देखिए, निशांत कुमार जैसे आए, राज्यसभा की घोषणा होने के बाद, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, घोषणा होने के बाद ही निशांत कुमार आनंद फानंद में आए हैं। अगर वहां से अगर आप देखेंगे तो निशांत कुमार के लिए ये लाजमी है कि वो थोड़ा पार्टी को समझे और नई सरकार की कार्यशैली को भी समझे। इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो अवसर को चूक रहे हैं। उनके लिए संगठन को समझना, अपने नेताओं को समझना और नई सरकार के कार्यशैली को समझना भी जरूरी है, क्योंकि नई सरकार अब जदयू की नहीं है, मुख्यमंत्री जो हैं वो बीजेपी के हैं, और अगर वो मंत्री होंगे तो जिस मंत्रालय के मंत्री होंगे, क्या बीजेपी उस मंत्रालय में इनके काम को ढंग से करने देगी, या जिस तरीके से जदयू या स्वयं एक बतौर मंत्री निशांत कुमार जो निर्णय लेंगे, क्या वो बीजेपी का मुख्यमंत्री उतनी आसानी से उस निर्णय को कार्यान्वित करने देगा? क्योंकि कोई भी मंत्रालय बिना मुख्यमंत्री की सहमति से नहीं चल सकता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी बात उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं सुनता है। तो अगर निशांत कुमार आते हैं, निशांत कुमार का जो निर्णय है वो जातिगत समीकरण के आधार पे हो, धर्मनिरपेक्षता के आधार पे हो, जो जदयू का राजनीतिक मॉडल हो और बीजेपी का अपना जो राजनीतिक मॉडल हो, अगर इसमें टकराहट वाली कोई या दूरी वाली कोई बात आए, तो क्या मुख्यमंत्री वो उस मंत्रालय में निशांत कुमार को काम करने देंगे जो निशांत कुमार के पास है? तो ये एक बड़ी बात है। और क्या इसके बाद
एक होड़ लगेगी कि इस सरकार में निशांत कुमार कितने प्रभावशाली हैं और सम्राट चौधरी कितने प्रभावशाली हैं। बहुत सारी इस तरह की संभावनाएं हैं। तो नई सरकार किस रूप में काम करती है और सम्राट चौधरी के बतौर मुख्यमंत्री काम करने का क्या मिजाज है, ये सब आकलन करके ही निशांत कुमार का मंत्री पद लेना ही सटीक प्रतीत होता है। लेकिन अगर निशांत कुमार पहले आते, यानी उनका आना तो 2025 के जनवरी फरवरी में जब मकर संक्रांति था, उसी वक्त हो रहा था, चुनाव के कई महीने पहले। अगर उस वक्त निशांत कुमार आ जाते तो ये वो मौका था जब उनको मंत्री बनना चाहिए था। तब तक उनको बहुत अनुभव भी होता। व्यक्तिगत तौर पे भी निशांत कुमार को सम्राट चौधरी के कार्यशैली का, बीजेपी के कार्यशैली का अनुभव होना चाहिए था। कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं का, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर भी कई लोग हैं, कई गुट हैं, कई नाराज हैं इसको लेकर के। तो इन सबों का जो अनुभव है, अभी निशांत कुमार अनुभव के रूप में बतौर प्रशासनिक क्षमता में भी देख लें, राजनीतिक क्षमता में भी देख लें, वो कोरा कागज है। तो उनके लिए अभी सच्चाई समझना ही बेहतर है, इसीलिए वो नहीं बन पाए। अब जहां तक बात विजेंद्र यादव, उनकी जगह पे विजेंद्र यादव क्यों आए? एक तो वो नीतीश कुमार के सबसे पसंदीदा थे। नीतीश कुमार उन पे बहुत भरोसा करते थे। आपको याद ही होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वो भी मंत्री नहीं रहेंगे। तो वो नीतीश कुमार के कहने पे डिप्टी सीएम का पद लिए हैं। इसलिए भी लिए हैं क्योंकि अगर निशांत कुमार आने वाले 6-7 महीनों में तैयार हो जाते हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो डिप्टी सीएम का अपना पद कौन खाली करेगा? अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता और वो मान लेते हैं कि अगर एक चर्चा चली श्रवण कुमार की, मान लीजिए श्रवण कुमार डिप्टी सीएम होते, तो श्रवण कुमार और विजय चौधरी में कौन अपना पद डिप्टी सीएम का छोड़ता? आप किसी को डिप्टी सीएम बना रहे हैं और फिर 6 महीने में आप उसको हटा देंगे तो कई तरह का बवाल हो जाएगा। और खासकर वो जिस जाति का होगा उसको लेकर के किस तरह के नैरेटिव गढ़े जाने लगेंगे। तो इसके लिए विजेंद्र यादव बहुत ही सुलभ हैं। वो हमेशा कहते हैं कि उनको सरकार में रहने का मन नहीं है। वो कई दफा तो नीतीश कैबिनेट में भी मंत्री बनने से इनकार कर चुके थे। उनका वो उम्र हो गया है और इतने वो बीमार रहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही आसान है कहना कि अब हम अपने स्वास्थ्य कारणों से छोड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि वो यादव हैं, तो जदयू का जो मूल जनाधार है वो तो गैर यादव है, यादव तो है नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए विजेंद्र यादव को एक तरीके से समझिए कि निशांत कुमार के लिए स्पेस तैयार रहे भविष्य में, इसीलिए उनको बनाया गया है, इसीलिए किसी दूसरे नेता को नहीं बनाया गया। तो ये कि कोई भी लौकुश समाज का व्यक्ति जदयू की ओर से डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन पाया, वो उसका कारण यही है। अब निशांत कुमार को ये देखना है कि किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टी का भी उनको नेतृत्व करना है। पूरी पार्टी का नेतृत्व कैसे करते हैं और बीजेपी से किस तरीके से वो आगे बीजेपी के साथ वो काम करते हैं और नई सरकार किस तरीके से काम करती है और उसके लिए निशांत कुमार अपने आप को कितना तैयार कर पाते हैं, ये सारा टास्क अभी निशांत कुमार के लिए बचा ही हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से निशांत कुमार का कहा जा रहा था कि नई सरकार में डिप्टी सीएम बनने का मौका उन्होंने अब ठुकरा दिया है, जबकि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम में उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था। उन्होंने फिलहाल सत्ता से दूरी बनाकर पहले सीखने का रास्ता चुना है और संगठन और जमीन को समझना चाहते हैं। और इस फैसले से नीतीश कुमार पर परिवारवाद का जिस तरह से आरोप लग रहा था वो भी कम हो सकता है। अब विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद डिप्टी सीएम बने हैं, तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं निशांत कुमार के भविष्य को लेकर, राजनीति को लेकर। खैर सर, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद अब वो बैकग्राउंड में रहकर राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे और शपथ समारोह में उनकी मौजूदगी ने साफ कर दिया कि उनका प्रभाव अभी भी कायम है। और बिहार में नई सरकार बनने के बाद एक अखबार विज्ञापन में सिर्फ नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की तस्वीर दिखी, जबकि नीतीश कुमार वहां से नदारद थे। इसे लेकर रोहिणी आचार्य ने इसे घोर बेइज्जती बताया और कहा कि 24 घंटे में ही नीतीश को किनारे कर दिया गया। क्या ये सिर्फ विज्ञापन की चूक है या नीतीश कुमार की घटती राजनीतिक हैसियत का संकेत है? देखिए, ये विज्ञापन की चूक नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी चलिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार में तो जदयू आज भी सरकार में हिस्सेदार है।
आज भी तो हिस्सेदार है और वो उसकी उतनी भागीदारी है जिसके कारण सरकार बनी है और उसके मुखिया नीतीश कुमार है। अगर बीजेपी के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं तो जदयू के मुखिया नीतीश कुमार हैं। इस लिहाज से भी नीतीश कुमार का तस्वीर होना चाहिए था, लेकिन ये कोई चूक नहीं है। ये बीजेपी वही वही तो सवाल है कि बीजेपी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली में वो नीतीश कुमार को कितना महत्व देगी। देखिए अभी जिस दिन नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण किए, जिस दिन वो जाके शपथ लिए, उसी दिन जो जदयू के बागी कहे जाने वाले हरिवंश ठाकुर को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिया गया, जबकि वो जदयू के थे और जदयू ने उनको निकाल दिया। एक तरीके से वो निकाले ही हुए थे। जदयू के कई प्रवक्ता उनके खिलाफ बोल चुके थे, जदयू के कई आधिकारिक और पार्टी के जो मीटिंग में आते नहीं थे। तो जो जदयू का बागी है उसको उसी दिन राष्ट्रपति के द्वारा बीजेपी मनोनीत करवा रही है। तो ये समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार की उपेक्षा तो हो ही रही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जदयू के बागी को उसी दिन करवाया गया। अगर वो सभापति उप सभापति बनते हैं तो वो सभापति वाले कुर्सी पे बैठेंगे और नीतीश कुमार उनके सामने बैठेंगे। तो नीतीश कुमार को अब जितनी आसानी से बीजेपी कहती है कि वो उनके मार्गदर्शन में काम करेगी या उनका सम्मान देगी, उतना वो उनके वाक्यों में भले ही झलके, कार्यशैली में कितना झलकता है। क्योंकि बीजेपी की एक व्यवस्था भी है कि वो उसी जातिगत समीकरण पे चलना चाहती है या उस जातिगत समीकरण पे चलने के अतिरिक्त उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है जो नीतीश कुमार का था। लेकिन इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार अन्य बीजेपी का जो निर्णय है उसमें नीतीश कुमार की ओर से नीतीश कुमार के लिए कोई बीजेपी की ओर से कोई सम्मान नहीं दिखता है। तो देखिए हरिवंश ठाकुर को उन्होंने इसलिए मनोनीत किया चूंकि आपको याद होगा कि जब आरसीपी सिंह को जदयू से निकाला गया था तो लंबे समय तक बीजेपी में वो गए नहीं थे, बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में नहीं रखा। बाद में जब उनको अपनी पार्टी में रखा तो उनको कोई प्रमुख जिम्मेवारी नहीं दी गई और लोकसभा 24 का चुनाव बीत गया। ये तो उस समय अर्थ लगाया जा रहा था कि बीजेपी यह मैसेज देना चाहती है कि जो जदयू के लोग जिनसे नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे उनको बीजेपी भी महत्व नहीं देगी। यानी बीजेपी सबसे अधिक नीतीश कुमार की इच्छा को महत्व देगी। जो जिनसे नाराज है नीतीश कुमार उनको बीजेपी महत्व नहीं देगी। उसके बाद केसी त्यागी का नंबर आया, उनके बेटा भी बीजेपी में चले गए, लेकिन बीजेपी उनके पुत्र को या केसी त्यागी को महत्व नहीं दी। बाद में इस समय एक क्षेत्रीय पार्टी में चले गए। अब हरिवंश ठाकुर जो हैं उनको बीजेपी नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यसभा उसी दिन भेज देती है। इसका मतलब यह है कि अब बीजेपी वो मैसेज देना चाहती है कि जदयू के वो लोग जो अगर बीजेपी के लिए काम करते हैं तो वो नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह न करें। आप जदयू में रह करके भी अगर प्रो बीजेपी होते हैं और अगर आपसे नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो भी आने वाले समय में बीजेपी आपके लिए एक स्पेस तैयार करेगी। ये मैसेज देने के लिए ही बीजेपी ने हरिवंश ठाकुर को भेज दिया, वरना और ऐसी कोई बात नहीं थी कि हरिवंश ठाकुर के पास कोई इतना कार्य अनुभव था। उपसभापति के रूप में उन्होंने कुछ ऐसा तालमेल बिठाया। वो एक पार्टी के नेता है, पार्टी के लीडर के रूप में आप किसी पार्टी से बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे कोई किसी पार्टी से बातचीत करके और किसी पार्टी की किसी बिंदु पे सहमति करना ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी के पास अपने वैसे कोई और नेता नहीं जिसको वो राज्यसभा न भेज पाए। तो हरिवंश ठाकुर का कई विकल्प हैं बीजेपी के पास, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहती है कि अब वो नीतीश कुमार की नाराजगी का परवाह नहीं करती है और उन लोगों को भी वो मैसेज देना चाहती है जो जदयू के हैं और जदयू में रह करके वो प्रो बीजेपी हो चुके हैं। तो इतना तो तय है कि बीजेपी आने वाले दिनों में अब नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे कोई महत्व नहीं देगी। हाँ, उनके प्रभाव का इस्तेमाल करेगी और वही वो कर रही है। बिल्कुल जी सर, नई सरकार में जिस तरह से मंत्रिमंडल का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन 2025 वाले फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इस बार जेडीयू अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है, जिससे गठबंधन के अंदर ताकत का संतुलन बदल सकता है। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की बढ़ती हिस्सेदारी एनडीए के अंदर नए तनाव पैदा करेगी? किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्या मंत्रियों की संख्या में जेडीयू अपर हैंड में रहेगी? देखिए, ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत ही अहम है। पहली बात ये है कि कौन कौन से मंत्रालय किन पार्टी को मिलती है और उसमें जदयू और बीजेपी के कितने मंत्री बनते हैं। मंत्रियों की संख्या
और कौन-कौन से मंत्रिमंडल किस पार्टी को मिलती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। चूँकि जिस तरीके से कयासबाज़ी लगाई जा रही थी कि जदयू चाहती है कि गृह मंत्रालय उसके पास मिल जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि गृह मंत्रालय बीजेपी जदयू को देगी। तो गृह मंत्रालय अगर बीजेपी के पास रह गई, तो अन्य मंत्रालयों में कौन-कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जो देगी? क्या वो मंत्रालय देगी जो सबसे सर्वाधिक वेलफेयर स्कीम की तरह काम करती है, जैसे कि महिलाओं को जो पैसा देने 2 लाख रुपए देने की बात है, तो जो मंत्रालय वेलफेयर स्कीम ला रही है, वो मंत्रालय क्या वो जदयू को देगी? तो इस तरीके से कई सवाल हैं और जब मंत्रिमंडल गठन होगा तभी इस तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात और है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पार्टी के अंदर यानी बीजेपी के अंदर भी एक पेच है। ये देखने वाली बात है कि बीजेपी अगर अपने पास गृह मंत्रालय रखती है, तो वो गृह मंत्रालय क्या सम्राट चौधरी को ही देती है या किसी दूसरे नेता को देती है? जैसे कि आप गुजरात में या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कोई और है और गृह मंत्री कोई और है, तो क्या वैसा बीजेपी करती है बिहार में? क्योंकि अगर ऐसा करती है, तो ये मान के चलिए कि बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी एक अपने अंदर एक किसी और लीडरशिप या किसी और खेमे वाले लीडरशिप को भी पावर पॉइंट के रूप में रखना चाहती है और वो संतुलन कायम करना चाहती है। चूंकि बीजेपी के अंदर भी एक असंतोष है, कहीं उत्साह नहीं है। ज्यादातर अगर आप नेताओं से बात करेंगे तो ज्यादातर नेता भौचक्के हैं कि सम्राट चौधरी कैसे मुख्यमंत्री बन गए। अब अभी आप देखें कि विजय सिन्हा का बयान देखें, उन्होंने अपने आप को सिपाही और जो शीर्ष नेतृत्व है उनको कमांडर कहा। उन्होंने कहा कि कमांडर के आदेश से हम सम्राट चौधरी का प्रस्तावक बने। तो कमांडर तो कमांड देता है, कमांडर अपने जूनियर का विश्वास नहीं जीतता है, नेता विश्वास जीतता है, नेतृत्व विश्वास जीतता है, कमांडर तो केवल कमांड देता है। तो क्या कमांड देने वाली जो शब्दावली है वो दिखाता है कि बीजेपी में भी एक ऐसे नेताओं का वर्ग है जो सम्राट चौधरी को लेकर के उत्साहित नहीं है। तो ऐसे में संतुलन कायम करने के लिए बीजेपी क्या किसी दूसरे नेता को गृह मंत्री बनाती है या फिर वो सम्राट चौधरी को ही गृह मंत्रालय देती है? अगर सम्राट चौधरी के पास ही गृह मंत्रालय जाता है तब ये माना जाएगा कि सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के सर्वोच्च नेता हो गए हैं और सारी जो शक्ति हैं उनमें नहीं थे, राजनीतिक भी और प्रशासनिक भी। लेकिन अगर गृह मंत्रालय किसी के पास गया तो समझ लीजिए कि बीजेपी में कहीं ना कहीं और पावर पॉइंट है। अब दूसरी बात है, यही बात जदयू में भी है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कौन कौन से, जैसे वित्त मंत्रालय इनके पास आएगा या नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय आएगा कि नहीं, क्योंकि वित्त मंत्रालय को माना जाता है प्रभावशाली, स्वास्थ्य मंत्रालय का पब्लिक अफेयर से सीधा संबंध है। तो इन मंत्रालयों का क्या होगा? और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या जदयू कोटे के मंत्री अपने मंत्रालयों से संबंधित निर्णय ले पाएंगे? कितना निर्णय ले पाएंगे? उसमें मुख्यमंत्री या सीएमओ का कितना हस्तक्षेप होगा? तो कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में मंत्रालयों को लेकर के भी और मंत्रियों के काम करने के तरीकों को लेकर के भी एक टकराहट वाली स्थिति हो सकती है कि बन जाए। और ऐसे में जदयू कैसे निपटेगी? और यही वो क्षण होगा जब ये बीजेपी का भी ये प्रदर्शन होगा कि क्या वो जदयू का विश्वास जीत करके जदयू को साथ लेकर के नई सरकार काम कर रही है या जदयू पे अपना प्रभुत्व कायम करके बीजेपी अब अपना काम कर रही है। ये सारे जो चीजें हैं वो मंत्रिमंडल के गठन होने के 2-4 महीने जब बीत जाएंगे तब जाके बात समझ में आएगी। बिल्कुल, जिस तरह से अभी बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया गया है और डिप्टी सीएम पद पर अनुभवी नेताओं को, विजय चौधरी को, विजेंद्र यादव को रखा गया है। ऐसे में अब फिलहाल सबकी नज़र जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार पर है और एक ये भी लोगों की इस बात पर भी नज़र है कि निशांत कुमार पूरी तरह सक्रिय कब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।